तो आज की जो हमारी क्लास है सी प्लस प्लस में वो पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल यानी मोर देन वन, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है रूप या फॉर्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मल्टीपल बिहेवियर कर रहा है या मल्टीपल फंक्शनैलिटीज दे रहा है, मल्टीपल फॉर्म्स दे रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट में हम पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है ऐसे कहते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट को पॉलीमॉर्फिक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका सेल फोन है। मोबाइल फोन आपके पास जो अभी स्मार्टफोन आप रखे हैं वो एक पॉलीमॉर्फिक डिवाइस है, क्योंकि वो कभी कैमरे की तरह बिहेव करता है, कभी सेल फोन बन जाता है, कभी वीडियो प्लेयर बन जाता है, कभी वीडियो रिकॉर्डर बन जाता है। इस तरीके से कई सारे रूप हैं मोबाइल के। तो आपका मोबाइल डिवाइस जो है वो पूरी तरीके से पॉलीमॉर्फिक है। और ऐसा करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको चार डिवाइस अलग अलग लेके नहीं घूमने की जरूरत है, चार बार चार्जिंग करने की जरूरत नहीं है, चार डिवाइस की मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो इस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म सी प्लस प्लस में भी होता है। यहाँ पर हम किसी फंक्शन को या किसी ऑपरेटर को या किसी ऑब्जेक्ट को पॉलीमॉर्फिक कर देते हैं और वो मल्टीपल बिहेवियर्स दिखाता है। तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो थ्योरी में पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का होता है। पहला स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। इसी प्रकार से स्टैटिक या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अर्ली बाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है और डायनेमिक या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को लेट बाइंडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे और जिसमें हमने इसको डिफरेंशिएट किया कि किस किस नामों से जाना जाएगा ये। तो इसमें मैं सी प्लस प्लस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आपका ये पहला टॉपिक था, पहला पॉइंट था, उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्टैटिक बाइंडिंग या कंपाइल टाइम बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग, इसके अंदर हम कौन कौन से फीचर्स पढ़ेंगे और इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स पढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि डायनेमिक जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें पूरी तरीके से वर्चुअल फंक्शन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में ये सारे जो ओवरलोडिंग वाले जो पॉइंट थे वो सारे के सारे आएंगे, जिसमें हमने ओवरलोडिंग किया था, फंक्शन को ओवरलोड कर दिया था और उससे मल्टीपल फंक्शनैलिटीज हम करवा रहे थे। वैसे ही हमने ऑपरेटर को ओवरलोड करके उससे मल्टीपल फंक्शनैलिटीज की थी, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया था, फ्रेंड फंक्शन देखा। वैसे ही डायनेमिक के अंदर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में हम वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम समझेंगे कि डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म या ये तीन जो पॉइंट है उनको हमको समझना है। कंसेप्ट में ये सारे थ्योरी पॉइंट दिए हुए हैं और प्रैक्टिकली या टेक्निकली ये तीनों के द्वारा, ये तीन चीजों के द्वारा हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका जो सिलेबस है यहाँ पर 5th यूनिट में आप देख पा रहे हैं कि 5th यूनिट पूरी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर दिया हुआ है। तो ये जो 5th यूनिट है ये पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड टॉपिक है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको दो चीजें दी हुई है, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनेमिक के अंदर फिर आप देख पा रहे होंगे कि आपको डायनेमिक के अंदर यहाँ पर वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दिया हुआ है। प्योर वर्चुअल फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास लगभग एक ही टॉपिक में है, यानी हमारे पास दो ही टॉपिक होगा कि एक टॉपिक होगा हमारे पास वर्चुअल फंक्शन और दूसरा होगा ये प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन के साथ ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास है।
उसी प्रकार से हम अगर बात करें स्टैटिक की, तो यहाँ पर दिख रहा है ऑपरेटर कीवर्ड, जो कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का ही हिस्सा है। उसके बाद है ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स। तो यूनरी ऑपरेटर जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना, और बाइनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना। ऑपरेटर फंक्शन, ये ऑपरेटर फंक्शन जो है सारे के सारे जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ही यूज होते हैं। और ये है ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स मतलब ऐसे ऑपरेटर जिसमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, जैसे प्लस माइनस डिवाइड। और यूनरी ऑपरेटर जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ये सारे यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास, ये दोनों एक ही टॉपिक के अंदर है। और ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर्स यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। कुल मिला के जो आपका जो टॉपिक दिया हुआ है वो इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये आपके फिफ्थ यूनिट का पूरा सिलेबस है। और इनमें हमको कुछ पॉइंट्स जो पढ़ने हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्क्राइब किए हुए हैं कि किस तरीके से हमको क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज वर्चुअल फंक्शन, जिसको हम रिवाइज कर लेंगे आज। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्चुअल फंक्शन। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में किसी न किसी रूप में रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस या पॉइंटर यूज होगा उसमें। क्लियर है? तो आज हम देखते हैं वर्चुअल फंक्शन, फिर नेक्स्ट क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझ लेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वर्चुअल फंक्शन। चलिए वर्चुअल फंक्शन के बारे में हम जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सी प्लस प्लस में डायनेमिक बाइंडिंग को वर्चुअल फंक्शन के द्वारा यूज किया जाता है। वर्चुअल फंक्शन तब हम यूज करेंगे जब एक प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होती है। अगर मैं एक डायग्राम से आपको दिखाऊं या एक कोड लिख करके दिखाता हूं, अगर मैंने क्लास ए बनाई है और इसके अंदर एक फंक्शन बनाया, मैंने मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है और इसको एक ही लाइन में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम फंक्शन अगर मैंने क्लास बी बनाया और ए को इनहेरिट कर लिया है उसमें, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि क्लास बी में भी एक फंक्शन बन गया है जिसका नाम सेम है, बट उसका काम अलग है क्योंकि उसमें आई एम ए लिखा हुआ है और इसमें आई एम बी लिखा हुआ है। दोनों का काम अलग अलग है, बिहेवियर अलग अलग है, वर्किंग अलग अलग है, लेकिन नाम सेम है। इसको मैं सेम उसी तरीके से बता रहा हूँ। इस सिचुएशन को ओवरराइडिंग कहते हैं। इसको हम बोलेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग। ये एक स्पेशल सिचुएशन है जिसमें फंक्शन ओवरराइड हो रहा है। इसको मैंने एक एग्जांपल से भी बताया था कि हमारे घर में अमन नाम का कोई लड़का है, कोई और कोई मेहमान की फैमिली अगर हमारे यहाँ आती है, उसके घर उस फैमिली में भी अमन नाम का लड़का है, तो घर में दो दो अमन हो जाएंगे और जब हम अमन को कॉल करेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि किस अमन को बुलाया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में गड़बड़ी पैदा होती है। तो लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, इस सिचुएशन में गड़बड़ी ना हो ये वाला फंक्शन यहाँ पर आता ही नहीं है। ये इनहेरिट नहीं होता है। बेस क्लास में जो फंक्शन है उसका नाम और डिराइव्ड क्लास में जो फंक्शन है उसका नाम सेम हो जाता है, तो बेस क्लास का जो फंक्शन है वो ओवरराइड हो जाता है, यानी कि वो नीचे क्लास बी में इनहेरिट नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन को हम ओवरराइडिंग बोलते हैं। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ओवर राइडिंग हो जाती है तो उसके बाद हम उसको रिसॉल्व करने के लिए इसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो ओवर राइडिंग को दोबारा यूज करने के लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पर एक मैकेनिज्म बना हुआ है जिसका नाम है वर्चुअल फंक्शन। यानी कि बेस क्लास का जो ये वाला फंक्शन है वो नीचे नहीं आ पाएगा और यहाँ पर
आप इसको यूज करना चाह रहे हैं तो इसका एक मैकेनिज्म है, हम यहाँ पर वर्चुअल, ऊपर वाले फंक्शन को हम वर्चुअल फंक्शन बना देंगे। क्लियर है? ऐसा करने से क्या होगा, वो जो रिपीटेशन हो रही थी वो नहीं होगी ऐसा करने से। तो रिपीटेशन से हम बच सकते हैं। तो इसे करने से हम जो बेस, याद आपको दो तीन पॉइंट याद रखना है। वर्चुअल फंक्शन हमेशा बेस क्लास का बनेगा। दूसरा पॉइंट, जब भी आपको इसको यूज करना होगा तो यूजिंग पॉइंटर या रेफरेंस ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसको अगर मुझे वॉइड मेन के थ्रू यूज करना है तो मैं ऐसा यूज कर सकता हूँ इसको। सबसे पहले बेस क्लास का पॉइंटर बनाएंगे और बेस क्लास के पॉइंटर में दोनों का यहाँ पर यूज करते हैं। मैं बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और बेस क्लास का डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब बेस क्लास के पॉइंटर में मैं स्टोर करूंगा एड्रेस ऑफ B1। अब मैं यहाँ लिखूंगा B1, क्योंकि ये पॉइंटर है इसलिए ऐसा लिखना पड़ेगा शो, और यहाँ पर मैं स्टोर करूंगा एड्रेस ऑफ A1 और यहाँ पर लिखूंगा B1। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि P जो है, ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे P जो है कभी B1 से जुड़ जा रहा है, कभी A1 से जुड़ जा रहा है। डायनेमिकली वो अपना लिंक चेंज कर रहा है। क्लियर है? डायनेमिकली क्या कर रहा है, वो अपना लिंक चेंज कर रहा है। और यहाँ पर सॉरी, P लिखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो अपनी डायनेमिकली अपने लिंक को चेंज कर रहा है। तो इस शो जब हम लिखेंगे ना तो इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा, हमारा इसका आउटपुट होगा IFB, क्योंकि यहाँ पर ये B1 से जुड़ा है। और यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, देख रहे हैं कि एक ही कोड का, ये जो कोड है और ये जो कोड है एक ही कोड है, लेकिन उसका आउटपुट अलग अलग आ रहा है। कभी ये इससे जुड़ जा रहा है, कभी ये इससे जुड़ जा रहा है। तो इसको डायनेमिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, क्योंकि ये कभी बी जैसा बिहेव कर रहा है, कभी ए जैसा बिहेव कर रहा है। तो इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनेमिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग बोलते हैं, या रन टाइम बाइंडिंग भी बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ये सेम उसी तरीके से होता है जैसे आपका गूगल क्रोम है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखते होंगे ये आपका गूगल क्रोम है। जब गूगल क्रोम ओपन किया जाता है तो गूगल क्रोम को पता नहीं होता कि यहाँ पर वो किस लिंक से जुड़ेगा। जब मैं यहाँ पर किसी वेबसाइट का नाम लिखता हूँ जैसे www.facebook.com, तो गूगल क्रोम जो है वो फेसबुक से जुड़ जाता है, लिंक हो जाता है। या रन टाइम पर डिसाइड होता है या लेट में डिसाइड होता है कि गूगल क्रोम किससे जुड़ेगा, किससे लिंक होगा, और इस गूगल क्रोम में कौन सा पेज डिस्प्ले होगा। अगर मैं फेसबुक ना लिख करके यहाँ पे किसी दूसरी वेबसाइट का नाम लिखता हूँ जैसे W3 स्कूल, तब गूगल क्रोम को पता चलता है, लेट में पता चलता है किससे जुड़ना है। खुलते समय, ओपन होते समय गूगल क्रोम को पता नहीं होता कि किससे हमें कनेक्ट होना है। तो यहाँ पर गूगल क्रोम जो है वो डायनेमिक बाइंडिंग, रन टाइम बाइंडिंग की तरह यूज करता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी करता है, क्योंकि यहाँ पर कभी वो फेसबुक बन जाता है, कभी चैटिंग करने लगता है, कभी कुछ करने लगता है। लेकिन आप देखे होंगे आपके मोबाइल में एक फेसबुक का ऐप होता है। तो फेसबुक का जब ऐप आप ओपन करते हैं तो उसको पता है कि मुझे फेसबुक के सर्वर से ही कनेक्ट होना है और किसी सर्वर से वो कनेक्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि किसी एक, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जो गूगल क्रोम है हमारा,
वो ये क्रोम है, ये कभी कनेक्ट होता है किसी दूसरे सर्वर से, तीसरे सर्वर से, ऐसे वो कब किससे कनेक्ट होगा ये डिसाइड कब होता है, जब उसको कोई यूआरएल दिया जाता है, यानी कि रन टाइम पर जो यूआरएल दिया जाएगा वो उससे कनेक्ट होगा। लेकिन आपके मोबाइल में एक ऐप है, जैसे साई कॉलेज का ही ऐप है या कोई फेसबुक का ऐप है, उसको पता है कि मुझे एक ही सर्वर से कनेक्ट करना है, कनेक्ट होना है, यानी कि ओपन होने के पहले ही जब आप उसको ओपन कर रहे होते हैं उसी समय डिसाइड हो जाता है कि वो किससे कनेक्ट होगा। तो इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, या फिर अर्ली पॉलीमॉर्फिज्म है, या अर्ली बाइंडिंग है, और ये है लेट बाइंडिंग। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने जो कोड अभी देखा, यहाँ पर आप इस कोड को समझ सकते हैं कि ये आपका जो कोड है यहाँ पर वर्चुअल फंक्शन का यूज किया जा रहा है। तो वर्चुअल फंक्शन का यूज करने के लिए काफी इजी है। वर्चुअल कीवर्ड का यूज किया जाता है बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअली इनहेरिट करने के लिए, ताकि उसका रिपीटेशन हो रहा हो या ओवर राइडिंग हो रही हो तो उसके बावजूद उस इम्पोर्टेंट फंक्शन को एक्सेस किया जा सके। ये वर्चुअल फंक्शन तभी मीनिंगफुल होगा जब ओवर राइडिंग हो रही है। अगला जो पॉइंट है, वर्चुअल फंक्शन हमेशा बेस क्लास के पॉइंटर से ही एक्सेस किया जाएगा या रेफरेंस से ही एक्सेस किया जाएगा, यानी इस तरीके का जो ऑपरेटर है वो यूज होगा और यहाँ पर ये एक्सेस किया जाएगा, और इस लाइन का आउटपुट आएगा आई एम बी, इस लाइन का आउटपुट आएगा आई एम ए। तो उम्मीद है आपको वर्चुअल फंक्शन समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।